Hello everyone, I hope you all are doing well. My name is Khwahish Sharma and I welcome you all to Study Smart IAS PCS. आज हम वॉर रूम में इन्वायरमेंट को कवर करने वाले हैं. बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है. यहाँ से क्वेश्चन गलत करना बहुत मुश्किल है. बट द थिंग इज, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो आपके कॉम्पिटिटर्स को एक अपर हैंड मिल जाएगा और हम किसी को अपर हैंड नहीं देंगे. जो भी एडवांटेज है हम खुद उठाएंगे. सो व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ट्रिक्स से पढ़ेंगे, हम कंसेप्ट को समझेंगे. वी विल मेक श्योर कि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो. सो आज हम एनवायरनमेंट में इकोलॉजी को कवर करने वाले हैं. ठीक है. इकोलॉजी में हमने क्या किया, इकोलॉजी के इकोसिस्टम में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं घटना चक्र में, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं, उन सबको हमने केवल और केवल 3 पेजेस में कवर कर दिया है. ठीक है. नाउ द थिंग इज, यहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो जो भी इन 3 पेजेस में लिखा हुआ है वो आपको रट के घोल के पीना है. ठीक है. द गुड न्यूज़ इज काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें जो कंसेप्ट बेस्ड है, तो आपको उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली. जिस चीज़ पे मैं स्टार मार्क बनवाऊँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी. इनफैक्ट ये तीनों पेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है. सो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक चैलेंज है. आपको क्या करना है ना, आई नो बहुत सारे बच्चों को सबको ब्रेन रॉटिंग हो रही होगी, सब प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अरे कल देखेंगे वीडियो, बाद में करेंगे, वो फिर बाद में नहीं हो पाता. ठीक है. तो याद रखना है आपको, आप आज नहीं करोगे आपको अगले साल करना पड़ेगा. आप नहीं करोगे तो आपकी जगह कोई और कर देगा. इससे अच्छा क्या है, आप ही कर लो, खुद ही कर लो और खुद ही अपनी रैंक ले जाओ. सही बात है ना. सो हमें क्या करना है, एग्जैक्टली वो टाइम लिखना है जिस पे आप वीडियो स्टार्ट कर रहे हो, एंड देन एग्जैक्टली वो टाइम लिखना है जब ये वीडियो आप खत्म करोगे. नंबर 1. नंबर 2, जो भी प्रेजेंट है जस्ट राइट प्रेजेंट एंड देन वी विल स्टार्ट. मैं जो क्वेश्चंस पूछूंगी वो लिखना. एंड सो लेट्स स्टार्ट. ओके. सबसे पहले हम आते हैं इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम पे. देखो, ये टर्म्स यूपी पीसीएस पूछता है आपसे कि इकोलॉजी किसने बताया था टर्म, इकोसिस्टम किसने बताया था, इकोटोन ये कीवर्ड किसने कॉइन किया था. ठीक है. तो जो एक एक कीवर्ड है वो हमको याद रखना है. इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, ये कीवर्ड किसने बनाए थे, किसने कॉइन करे थे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो इकोलॉजी किसने किया था, अर्नेस्ट हैकेल. राइट. अब देखो एल एल देखना, एल से इकोलॉजी, एल से हैकेल. अब यहीं पे टर्म आता है इकोसिस्टम. सिस्टम, इकोसिस्टम और इकोलॉजी में आप देखोगे टी और एल वाला बात है, तो यहाँ पे टी से टांसले. ठीक है. तो एजी टांसले, तो ये दोनों आपको जहाँ पे एल एल दिखा मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ टी टी दिखा मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है. यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आप एक बार में क्वेश्चन को सही मार्क कर लेते हो. ठीक. तो इकोसिस्टम किस चीज़ से बना है, इकोलॉजी. ठीक है. इसका मतलब क्या है, ग्रीक वर्ड है ये. इको का मतलब होता है हाउस और लिविंग स्पेस, लॉजी मतलब स्टडी, मतलब आप जहाँ रह रहे हो उसकी पढ़ाई, उसके बारे में पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं इकोलॉजी. ठीक है. नाउ इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम में बेसिकली जितनी भी चीज़ें हैं नेचर की, है ना, वेदर इज बायोटिक फैक्टर, ए बायोटिक फैक्टर. बायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं, लिविंग थिंग, मतलब जैसे प्लांट्स हो गए, है ना, एनिमल्स हो गए, ऑर्गेनिजम्स हो गए. नॉन लिविंग थिंग कैसे होती है, एयर हो गया, वाटर हो गए, माउंटेन्स हो गए. ये सब चीज़ों को मिला करके जो हमारा नेचर बनती है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम. ठीक है. तो दो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है इसमें, पहली बात इकोलॉजी किसने बनाया है ये कीवर्ड, अर्नेस्ट हैकेल ने. ठीक है. एल एल याद रखना है. देन इकोसिस्टम कीवर्ड किसने कॉइन किया है, एजी टांसले ने. टी टी याद रखना है. ठीक है. नेक्स्ट चीज, अब देखो, इकोसिस्टम इज नॉट अ क्लोज सिस्टम. क्या ऐसा होता है क्या, ये आपकी एक ईंट की दीवार है, ये इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम नहीं है, ऐसा होता है क्या, नहीं. दो इकोसिस्टम के बीच में भी एक ट्रांजिशन जोन होता है. मान के चलो यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल दिस इज डेजर्ट एंड दिस इज ग्रासलैंड. तो ये है कि यहाँ से डेजर्ट और यहाँ से ग्रासलैंड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. इट्स नॉट अ क्लोज सिस्टम. एंड इट्स नॉट क्लोज एज एन कि इट्स नॉट इवन लाइक कि हर चीज़ एक ही सिस्टम के अंदर हो रही है. राइट. बहुत ही डाइवर्स एरिया में होता है. इसमें हमें एक क्रोनोलॉजी याद रखनी है. ठीक है. देखो, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीव होते हैं, है ना, एक जीव हम क्या बोलेंगे, एक ऑर्गेनिज्म. राइट. वन ऑर्गेनिज्म. ठीक है. अगर इन एक ही जीव बहुत सारा एक साथ मिल जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसकी पॉपुलेशन. समझ गए. मतलब मान लो एक एंट है तो आप बोलोगे इट्स वन ऑर्गेनिज्म. ठीक है. अगर लाखों एंट हो जाए तो आप बोलोगे उसकी पॉपुलेशन है. ठीक है. नाउ कम्युनिटी में क्या होता है, अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग की पॉपुलेशन साथ में रहती है ना. एंड इकोसिस्टम में क्या होता है, अलग अलग कम्युनिटीज साथ में रहती हैं. तो अब यूपीपीसीएस आपसे क्या पूछता है, 4 ऑप्शन देगा आपको, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम, और बोलेगा इनको साथ में अरेंज करो, या फिर 4 आपको ऑर्डर्स देगा, पूछेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है. ठीक है. नाउ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, देयर आर फ्यू कॉम्पोनेंट्स, बायोटिक, ए बायोटिक, है ना, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर्स. अब इनको अच्छे समझना ये होते क्या है. एक इकोसिस्टम में बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट होते हैं. बायोटिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ए बायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग होते हैं. जैसे हमारे पहाड़ हो गए, जमीन हो गई, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये नॉन लिविंग है, दैट इज ए बायोटिक. बायोटिक में क्या हुआ, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब बायोटिक कंपोनेंट है. ठीक है. इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रोड्यूसर्स,
कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर, जो कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, कोई चीज़ बना रहा है, मतलब हमारे पेड़ पौधे, हमारे प्लांट्स, ठीक है। अगर हम मरीन इकोसिस्टम में जाते हैं तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, एल्गी के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आपको आंखों से दिखेंगे भी नहीं है, उनको भी हम प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में डालते हैं। एल्गी को भी, जो अपना खाना खुद बना सकती है, एल्गी मतलब काई, उसको हम प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में डालेंगे। कंज्यूमर का मतलब क्या है, जो खाता है, जो कंज्यूम करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, क्या ह्यूमन बीइंग कंज्यूमर है? हाँ जी, बिल्कुल कंज्यूमर है। डियर हो गया, लायन हो गया, फॉक्स हो गए, है ना, फ्रॉग्स हो गए, ये सब क्या कंज्यूमर है, जो किसी चीज़ को खाते हैं। डीकम्पोजर क्या होते हैं, जो किसी चीज़ को सड़ाते हैं, डीकम्पोज करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट को खाया ग्रास हॉपर ने, ठीक है, तो जो प्लांट है वो क्या हुआ, प्लांट हो गया हमारा प्रोड्यूसर, ठीक है। ग्रास हॉपर क्या हो गया, हमारा कंज्यूमर। ग्रास हॉपर को खाया स्नेक, फ्रॉग ने, ठीक है, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, तो फ्रॉग, ग्रास हॉपर और स्नेक क्या हो गए, दे आर कंज्यूमर्स, ठीक है। इन लोगों ने खाया ना इन्होंने, ठीक है। अब मान लो सांप की डेथ हो गई, फ्रॉग की डेथ हो गई और ग्रास हॉपर की डेथ हो गई और प्लांट की भी डेथ हो गई, तो क्या ये डेथ हो गई तो उनकी डेड बॉडी से पड़ी रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, ये डिकम्पोज होंगे। इनको डिकम्पोज कौन करेगा? डिकम्पोजर्स। देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया, देयर आर सर्टेन फंगस जो उनको खाती है, राइट, तो दे आर नोन एज डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो ये हमारे कॉम्पोनेंट्स हो गए ऑफ इकोसिस्टम। अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का ये 3-4 बार पूछ चुका है यूपीपीसीएस आपसे। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? फील्ड। अब देखो एक बात बताओ, हमने खेत देखे हैं, क्या खेत अपने आप उग बन जाते हैं? नहीं, पहले बहुत सारे जंगल होते होंगे, हमने जंगल को काटा, हमने वहाँ पे कुछ चीज़ें उगाई, तब जाकर के फील्ड बना। दैट मीन्स इट इज़ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। हमने ये नेचुरली नहीं बनाया, हमने बनाया है इसको। तो अगर मैं आपसे पूछूं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के आप मुझे एग्जांपल्स दीजिए, तो क्या क्या हो जाएगा? फार्मलैंड, मतलब जो खेत होता है, ठीक है। एक्वेरियम, स्पेसशिप, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये हमने आर्टिफिशियली बनाया है ना। अब इसमें भी दो चीज़ों पे हमने डिवाइड कर दिया है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, है ना। टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पर है, फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड हो गए, डेजर्ट हो गए, ये सब कहाँ पर है? ज़मीन पर है, टेरेस्ट्रियल। जो पानी के अंदर है वो क्या हो जाएंगे? एक्वेटिक। इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया, नॉन सलाइन एंड फ्रेश, नॉन सलाइन एंड सलाइन। नॉन सलाइन मतलब फ्रेश वाटर में, वाटरफॉल हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया। सलाइन में क्या हो गया हमारा, जो नमकीन पानी है, एशरीज, ओशन, सलाइन लेक, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज हैबिटाट? हैबिटाट समझना, बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रह रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? हैबिटाट बोलते हैं। समझ गए? नाउ ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम में से क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, बट हम इस डायग्राम को समझेंगे। सो इस चीज़ को समझना अच्छे से। इसमें कुछ कुछ चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है, इसको देखो। ये है हमारा ज़मीन है, ठीक है, हमारा कॉन्टिनेंट है, ये हमारा ओशन है। समझ गए? नाउ हमें पता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, ये हम ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। बेसिकली जहाँ तक हम बोल सकते हैं कि कॉन्टिनेंट का सडन स्लोप स्टार्ट होता है, उससे पहले वाले एरिया को हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मान सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ से सडन स्लोप स्टार्ट होती है ना, उससे पहले वाले एरिया तक जितना पानी है उसको हम बोलते हैं नेराइटिक जोन, ठीक है। नाउ ये जो है दैट इज हमारा एफोटिक जोन, मतलब यहाँ पे हमारी सनलाइट आ रही है, ठीक है। उसके नीचे वाला जो भी एरिया है उसको हम बोलते हैं बेंटिक जोन। समझ गए? आगे चलते हैं। सी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन? आपको बहुत इजीली पता है व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन। डी मतलब किसी चीज को हटाना, फॉरेस्टेशन मतलब पेड़ उगाने को, मतलब पेड़ ना उगाना या पेड़ को काट देना, दैट इज डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। मतलब जो उगे हुए पेड़ है आपने उसको काट दिया, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। अब ये क्यों हो रहा है? इसके कुछ रीजंस हैं। सीधी सबसे पहली बात तो क्या है, हम पेड़ को काट रहे हैं। अर्बनाइजेशन, आपको रहने के लिए जगह नहीं बनी, आपने क्या किया, जंगलों को काटा, अपना घर बना लिया, तो हम काट रहे हैं इसको, ठीक है। हैवी डिमांड ऑफ पेपर, पेपर को बनाने के लिए आप पेड़ काट रहे हो। नेचुरल डिजास्टर आ गया कोई, आप देख रहे हो कितनी, आपने देखा बाढ़ आई थी, कितने ज़्यादा ट्रीज बह करके आ गए थे, यू मस्ट हैव सीन दिस, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर ये ब्रह्मपुत्र गंगा में बहुत देखने को मिलता है। देन कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू ग्रेजिंग लैंड, आपने पूरा फॉरेस्ट काटा, उसको ग्रेजिंग लैंड बना दिया, अब जितने भी एनिमल्स आते हैं उसको ग्रेज कर लेते हैं, यहाँ पे ट्री ग्रो ही नहीं हो पा रहा है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड, आपने पेड़ काट के एग्रीकल्चरल लैंड बना दिया। झूम कल्टीवेशन, इसको क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, आपने एक जगह फॉरेस्ट को काटा, वहाँ पे खेती बाड़ी करी, फिर वहाँ से जाकर के आपने 2-3 साल बाद किसी और जगह को काट के वहाँ पे खेती बाड़ी स्टार्ट कर दी। फॉरेस्ट फायर में क्या होता है, ट्रीज मर जाते हैं। वुड कटिंग फॉर कमर्शियल इंडस्ट्रियल यूज, लैक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी मेकिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है आप किसी रिसोर्स को इस तरह से यूज़ करो कि वो आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी बचे, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, हम सेल्फिश होते हैं, हम नहीं सोचते आगे आने वाली जनरेशन के लिए, हम पेड़ काटते रहते हैं रेकलेसली। तो ये सब वो फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अगर वैसे इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट अगर बने तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
अब आते हैं हम कैरिंग कैपेसिटी में। कैरिंग कैपेसिटी बहुत ईजी है। मान के चलो आपके पास एक खेत है, ठीक है, आपके खेत में बहुत सारे पेड़ हैं, एक आम का पेड़ है, एक अमरूद का पेड़ है, एक संतरे का पेड़ है, बहुत, और एक केले का पेड़ है, बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, और उसमें इतना फल उगता है कि आप पूरे साल कभी मार्केट से फ्रूट खरीदते ही नहीं हो, है ना, मतलब उसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं। अब मान के चलो आपका जो खेत है उसमें अचानक से 50 लोग आ गए, ठीक है, और उन 50 लोगों ने या तो एक दो पेड़ को भी काट दिया, या इतने सारे 50 लोग आ गए। अब मैं आपसे वापस से क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आपके पास इतने फ्रूट्स हैं कि आपको पूरे साल बाहर से फ्रूट्स ना खरीदने पड़े? आप बोलोगे नहीं मैम मेरे लिए तो थे, बट इतने लोग आ गए, अब मेरे पास नहीं बचे, और इन लोगों ने तो मेरे पेड़ भी डिस्ट्रॉय कर दिए। यही से आप समझो द कंसेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? बेसिकली कोई एक एरिया है, उसमें रिसोर्सेज होते हैं, जैसे ट्रीज हो गया, फूड हमें प्रोवाइड होता है उस एरिया से, है ना, वाटर प्रोवाइड होता है, एयर प्रोवाइड होती है। कभी कभी क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और रिसोर्सेज की क्वालिटी बहुत गिर जाती है, तो आप बोलते हो इस एरिया की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो ख़त्म हो चुकी है, या इस एरिया में कैरिंग कैपेसिटी नहीं है कि इतनी सारी पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाए। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? सबसे ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलता है। वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम होता है, सारे पेड़ आपने काट दिए, सारे पौधे आपने काट दिए, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, उस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी ही खत्म हो गई, वो इतने सारे लोगों को कैरी ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। सो द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट एन एनवायरमेंट कैन सस्टेन indefinitely with available food, habitat, water and other necessities is known as the carrying capacity. It is defined as the number of individual that an environment can support without significantly negative impact on the organism or the environment. जैसे मैंने बताया आपका खेत आपके लिए तो था कि चलो मैं अपने लिए मुझे कभी फ्रूट्स नहीं खरीदने पड़ेंगे, ठीक है, या फिर आप बोलो चलो 2 लोग और आ जाए तो 3 लोगों के लिए हमें कभी जिंदगी में फ्रूट्स नहीं खरीदने पड़ेंगे, खेत इतना बड़ा है। बट क्या वो 50 लोगों के लिए इनफ था? नहीं था। तो हम बोलते तो 3 नंबर है, 3 इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ योर खेत। समझ गए? नाउ biotic potential, the maximum reproductive capacity of an organism under optimum environmental condition is denoted by symbol R. तो बायोटिक पोटेंशियल मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो मैक्सिमम कितना रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम डिनोट किससे करते हैं? आर से करते हैं। तो ये कीवर्ड आपको पता होना चाहिए बायोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम आते हैं फूड चेन एंड ट्रॉफिक लेवल पे। बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फूड चेन क्या होती है? देखो हमें पता है, जैसे ग्रास है, ग्रास को खाता है ग्रास हॉपर को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, ठीक है। ये स्नेक क्या करेगा? मर जाएगा, इसको ये डिकम्पोज हो जाएगा, तो दिस इज नोन एज फूड चेन। एक चेन जा रही है ना, राइट। क्यों? एक ऑर्गेनिज्म हमेशा दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहता है फॉर फूड। केवल प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। आप और मैं अपना खाना खुद नहीं बना सकते, या तो हम प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे या फिर हम बाकी एनिमल्स को खाएंगे, राइट। अब इसमें भी ना लेवल होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकेंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है, ये फोर्थ लेवल है। समझ गए? नाउ जो खाना बनाता है खुद का उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। क्या बोलते हैं इसको? प्रोड्यूसर्स। समझ गए? जो प्रोड्यूसर को खाता है उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी मतलब सबसे पहला जो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है उसको क्या बोलेंगे? टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। नाउ एक बात समझो, ग्रास हॉपर जो है, या फिर इसके केस में हम डियर भी बोल सकते हैं, राइट। डियर और ग्रास हॉपर हो गए, ये क्या है? दे आर वेजिटेरियन। वेजिटेरियन है ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस, ठीक है। अब फ्रॉग है, फ्रॉग किसको खा रहा है? ग्रास हॉपर को खा रहा है ना। अब मान लो ग्रास की जगह ग्रास को खा रहा होता डियर, डियर को कौन खा रहा है? लायन। तो लायन क्या हुआ? लायन इज कार्निवोरस, नॉन वेजिटेरियन है ना। फ्रॉग क्या हो गया? कार्निवोरस हो गया। स्नेक क्या हो गया? कार्निवोरस हो गए। तो कार्निवोरस वो होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। एंड में आता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कौन होता है? जो प्लांट्स को भी खाता है, एनिमल्स को भी खाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? ह्यूमन बीइंग। हम इसमें बियर्स का भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो हाईएस्ट ट्रॉपिकल लेवल पे कौन हो गया? ओमनीवोरस। इंसान कुछ भी खा लेता है भाई। आपको पता है चाइना में देयर इज अ सूप, जो टाइगर का सूप खाते हैं, छोटे छोटे टाइगर के बच्चे होते हैं ना, कब्स, उनका सूप खाया जाता है। हालांकि वो बैन हो गया है ऑब्वियसली, बट इंसान कुछ भी खा लेता है भाई। मेंढक हो, कीड़े हो, कुछ भी खा लेगा, मतलब कुछ भी खा लेगा, लिटरली वॉर्म्स भी खा लेगा, ठीक है। तो ओमनीवोरस, तो ओमनीवोरस हाईएस्ट ट्रॉपिकल लेवल पे आता है। तो ओमनीवोरस क्या करेगा? स्नेक को भी खा लेगा भाई। समझ गए? प्राइमरी एनर्जी सोर्स किससे है? सोलर एनर्जी। ये कहाँ से बना रहा है अपना खाना खुद? ग्रास कैसे बना रही है अपना खाना? एल्गी कैसे बना रही है अपना खाना? सोलर एनर्जी से, ठीक है। इकोसिस्टम फैक्ट, प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर ऑलवेज इन अ हेल्दी इकोसिस्टम। आप किसी भी अच्छी इकोसिस्टम में चले आओ, वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे देन प्राइमरी कंज्यूमर। क्या आपको आपकी सिटी में ऐसा लगता है कि खेत बाड़ी और प्राइमरी प्रोड्यूसर ज़्यादा है या आप ज़्यादा हो? दैट मीन्स आई एम पुटिंग दिस क्वेश्चन मार्क ऑन यू। आप जहाँ रहते हो क्या वो एक हेल्दी इकोसिस्टम है कि नहीं है? टेल मी, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स को खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं? दे आर कार्निवोरस, ठीक है।
स्मॉल कार्निवोर्स बोलते हैं, और जो टर्सरी कंज्यूमर होते हैं वो लार्ज कार्निवोर्स बोलते हैं, ठीक है। मैन क्या है, मैन प्राइमरी कंज्यूमर भी है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी है, समझे, प्राइमरी कंज्यूमर भी है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी है, और हर्बीवोरस भी है, कार्निवोरस भी है, ओमनीवोरस भी है, समझ गए। नाउ फाइटोप्लैंक्टन मतलब माइक्रो एल्गी, काई होती है ना, ये भी अपना खाना खुद बनाती है। ये मरीन इकोसिस्टम के प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। डियर क्या है भाई, डियर इज हर्बीवोरस एंड प्राइमरी कंज्यूमर। एंड्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डिकम्पोजर भी है, प्राइमरी कंज्यूमर भी है, याद रखना। ये आप देखो, कोई आपने देखा होगा, कोई इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, किसी हनी बी की डेथ हो गई, तो एंड्स आएंगे, उसके बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके ले जाएंगे, देखा है आप लोगों ने। तो इसका मतलब क्या है, दे आर डिकम्पोजर्स ऑल्सो, प्राइमरी कंज्यूमर भी है। कोई छोटा सा फ्रूट छोड़ दो, फ्रूट को भी खा लेंगे, है ना। तो दे आर बोथ प्राइमरी कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स, समझ गए। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि प्रोड्यूसर्स के एक इकोसिस्टम में कौन कौन से प्रोड्यूसर्स हैं। अगर हम ओशन में देखते हैं या डीप वाटर में देखते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन, एज वी डिस्कस। शेलो वाटर में हम देखेंगे रूटेड प्लांट्स, जैसे आपने देखा होगा कि जो लेक्स या छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं उसमें लोटस उगता है ना, उनकी रूट जमीन में नीचे होती है। जैसे अगर आप ऐसे देखो, दिस इज द पॉन्ड, तो यहाँ पे उनकी रूट्स होंगी, बट वो ग्रो ऊपर कर रहे होंगे, ठीक है। ग्रासलैंड्स में क्या है, ग्रासेस हो गई। क्रॉपलैंड में क्या है, क्रॉप हो गया। ये सब क्या प्राइमरी प्रोड्यूसर है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। नाउ टाइगर क्या है, कार्निवोर्स है। फॉक्स क्या है, ओमनीवोर्स है, ठीक। डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं, नेचर्स रिसाइकलर, डिकम्पोज डेड प्लांट एंड एनिमल। तो डिकम्पोजर्स केवल एनिमल को नहीं खाते, प्लांट को भी खाते हैं। बेसिकली एनिमल एंड प्लांट जब मरते हैं तो उनकी बॉडी डिकम्पोज होती है। जो उनको डिकम्पोज करते हैं बेसिकली फंगस या बैक्टीरिया, उनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं, ठीक है। अब फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है, इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। इसको ऐसे समझो, सी यहाँ पे आते हैं। अब मैंने आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। देर इज 10% लॉ होता है, मान के चलो, आई राइट इट डाउन ओवर हेयर। ग्रास है ना, ग्रास ने से फॉर एग्जाम्पल सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अपना फूड बनाया, तो मान के चलो इसमें 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी है ना। तो जब ग्रास पर उसको खाएगा तो उसको पता है उसको कितनी एनर्जी मिलेगी, उसको मिलेगी 100 जूल्स, ठीक है। मतलब उसको 10% ही है केवल। फ्रॉग जब ग्रास को खाएगा तो उसको कितनी एनर्जी मिलेगी, 10 जूल्स, ठीक है। और स्नेक जब फ्रॉग को खाएगा तो उसको मिलेगी 1 जूल एनर्जी। दिस इज द एनर्जी फ्लो, ठीक है। क्या आप एक बात बताओ, क्या ग्रास को ग्रास हॉपर खा के एनर्जी मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। क्या ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा के एनर्जी मिलेगी, नहीं। तो इट इज जस्ट वन डायरेक्शन, इट इज नॉट लाइक दिस, अंडरस्टूड। तो इट इज यूनी डायरेक्शनल, ठीक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना। आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, है ना, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपने कैंडल देखी होगी, है ना, कैंडल में क्या है, मास है, दिस इज मास, है ना। आप उसको जलाओ तो कैंडल थोड़ी सी बचेगी, इतनी सी कैंडल बचेगी एंड में, ठीक है। तो आप बोलोगे इतनी बड़ी कैंडल कहाँ गई, ये जो मास है ना, ये चेंज हो गया एनर्जी में, ठीक है। इसका और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे लाइट एनर्जी है, या आप बोल सकते हो मैकेनिकल एनर्जी है ना। मैकेनिकल एनर्जी डायनेमिक एनर्जी में चेंज हो जाती है ना, साउंड एनर्जी में चेंज हो जाती है। ऐसी एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, सो मैंने जो आपको कैंडल वाला एग्जाम्पल दिया था ना, वो बेसिकली मास एंड एनर्जी का था, कि मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल, इट कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड, ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, एक एनर्जी दूसरा एनर्जी में चेंज हो जाएगी, बट वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, ठीक। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है, ड्यूरिंग एनर्जी कंजर्वेशन पार्ट्स ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, प्रोडक्ट ऑलवेज प्रोड्यूस लेस एनर्जी देन दी ओरिजिनल। अब मैंने आपको 10% लॉ बताया था, तो 10% एनर्जी ही क्यों जा रही है, क्योंकि जो बाकी की एनर्जी वो लूज हो गई रेस्पिरेशन में। आपका प्लांट है, प्लांट में 100 जूल्स ऑफ एनर्जी है, आपने उस प्लांट को खाया, आपने उस प्लांट को खा के पचाया आपके ऑर्गन्स ने, है ना, आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड करी, तो ये सब जो रिएक्शन हुए उसमें हीट हमारी लॉस हो जाती है, ठीक है। हर्बीवोर्स एसिमिलेट ओनली 10% ऑफ ग्रास प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसर्स, एज आई टोल्ड यू। अब ये लॉ किसने बनाया था, 10% लॉ बताया था रेमंड लिंडमैन ने, ठीक है। अब इसको याद कैसे करो, मान के चलो रेमंड्स के कोट होते हैं, उस पर 10% ऑफ चल रहा है, तो 10% लॉ किसने बताया था, रेमंड्स ने। राइट इट डाउन, मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। अब आप कॉमेंट करना है, इकोसिस्टम किसने टर्म कॉइन किया था, इकोलॉजी किसने किया था, एंड रेमंड किसने किया था। आई नो पीपल विल नॉट कमेंट, दे विल बी लाइक अरे हम कर लेंगे अपना। मत करो भाई, तुम्हारे दिमाग में नहीं टिकने वाली ये सब चीज़ें, और तुम्हारी जगह कोई और ले जाएगा एग्जाम की सीट, ठीक है। तो ऐसा मत करो, खुद ही लिख लो, राइट। नहीं कमेंट नहीं करना तो एटलीस्ट राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, बट डू इट फॉर योर सेल्फ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अप्रॉक्सिमेटली 10% ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लैश एज दी
एट द नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। रिमेनिंग 90% एनर्जी कहाँ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेशन, ट्रांसफर लॉस एंड इनकम्प्लीट डाइजेशन। इन 3 जगहों पे 90% एनर्जी लूज हमारी हो जाती है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये इनको ट्रॉपिकल लेवल बोलते हैं ना, ठीक है, जो हमारे प्रोड्यूसर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको ट्रॉपिकल लेवल बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे कौन आता है, प्रोड्यूसर्स आते हैं, जिनको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स। ठीक है, सेकंड ट्रॉपिकल लेवल पे आता है प्राइमरी कंज्यूमर, है ना, जो हर्बीवोरस होते हैं। थर्ड पे आते हैं हमारी कार्निवोर्स। ठीक है, फोर्थ पे हम ट्रॉपिकल लेवल पे आते हैं हमारे टर्शरी कंज्यूमर, जिसको हम ओमनीवोर्स बोलते हैं। ठीक है, डीकम्पोजर्स क्या होता है, डीकम्पोजर्स सबको खाते हैं, प्लांट्स एनिमल सबको खाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड इकोलॉजिकल पिरामिड। अब देखो पिरामिड क्या होता है, इस शेप का होता है, राइट। यहाँ पे डायग्राम ऐड नहीं हो पाया है। सो पिरामिड लुक समथिंग लाइक दिस। तो जो हमने अभी पढ़ा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड सो ऑन, अगर हम उसको पिरामिड के फॉर्मेट, अगर हम उसको इस फॉर्मेट में दिखाएं तो इट लुक्स समथिंग लाइक पिरामिड। अब आप बोलोगे इसका बेस तो बहुत ब्रॉड है, और आप जितना ऊपर जा रहे हो तो उसका बेस कम होता जा रहा है। वाई? क्योंकि पिरामिड्स अलग अलग टाइप के होते हैं। पिरामिड्स ऑफ बायोमास, पिरामिड्स ऑफ पॉपुलेशन, है ना, एंड पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ब्रॉड बेस का मतलब क्या है, ये यूनिट ज़्यादा है, मतलब ये नंबर में ज़्यादा है। मान लो ये होगा 5000। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कंपैरेटिवली कम है, तो मान के चलो ये होगा 1000। ये थोड़ा और कम है तो ये होगा मान लो 500, और ये कितना है, हाइपोथेटिकली इमेजिन 50। अब हम जितना ऊपर जा रहे हैं, इसका जो नंबर है वो उतना कम हो रहा है। अब इसको समझो, जैसा मैंने आपको बताया कि एक हेल्दी इकोसिस्टम में जो पेड़ हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर से काफ़ी ज़्यादा होंगे, राइट। तो अगर मैं पॉपुलेशन की बात करती हूँ या मैं बायोमास की बात करती हूँ, तो आपको एक हेल्दी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो पेड़ पौधे हैं, जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी पॉपुलेशन या उनका वेट दोनों सबसे ज़्यादा दिखेगा। अगर हम उनको बेस पे रखते हैं तो बेस हमारा क्या हुआ, हमारा बहुत बड़ा हो गया, राइट। अब हम आते हैं ऊपर। ठीक है, इसके बाद हमारा आ गया हमारे प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब डियर हो गया, ग्रास हॉपर्स हो गए, राइट। इनकी जो पॉपुलेशन है, इनका जो वेट है, इनकी जो एनर्जी है, ये तीनों ही काफ़ी कम होगा एज कम्पेयर टू हमारा जो बेस वाला पार्ट है। ठीक है, फिर हम और ऊपर चलते हैं, उसमें भी क्या होगा, अब जो टाइगर है, टाइगर की पॉपुलेशन कितनी कम होती है एज कम्पेयर टू जितने डियर होते हैं इकोसिस्टम में, राइट। या टाइगर की पॉपुलेशन कितनी कम होगी एज कम्पेयर टू जितने हमारे इकोसिस्टम में पेड़ पौधे हैं। सही बोला ना मैंने। तो जितना आप ट्रॉपिकल लेवल में ऊपर जाते हो, उतना ही हमारा नंबर डिक्रीज होता है, याद रखोगे। तो पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास मतलब वेट कितना है ना। अब वेट में डेफिनेटली ग्रेविटेशन भी है, बट हम मास की बात कर रहे हैं। ठीक है, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया। ठीक है, नाउ ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट में क्या होता है, बायोमास डिक्रीजेस फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू टॉप। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप, ये आपका क्या बोलते हैं, पिरामिड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, यहाँ पे क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड हमारे यहाँ पे क्या है, टर्शरी कंज्यूमर। तो जितना आप नीचे से ऊपर जाओगे ट्रॉपिकल लेवल में, उतना ये नंबर कम होता जाएगा। किस पर्सपेक्टिव में, बायोमास के पर्सपेक्टिव में। कौन कौन सी इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट में। ठीक है, पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या है, प्रोड्यूसर्स है वेरी लो बायोमास, इसीलिए इन्वर्टेड बनेगा। अब इसको समझना बहुत ध्यान से। देखो, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट में क्या हो रहा था, हमारा ऐसा बन रहा था। ठीक है, राइट। पॉन्ड में क्या होगा, हमारा कुछ ऐसा बनेगा। क्यों, इसमें पॉन्ड को इमेजिन करो, पॉन्ड में कौन है प्राइमरी प्रोड्यूसर, काई है ना। काई कितनी होगी, बहुत कम होगी, है ना, छोटे छोटे प्लांट्स कम होंगे। बट पॉन्ड में फिश कितनी बड़ी बड़ी होती है। तो जितना आप ट्रॉपिकल लेवल ऊपर जाओगे, उतना यहाँ पे वेट इंक्रीज होगा, इसीलिए इन्वर्टेड है। मतलब व्हाट इज दिस, दिस इज प्राइमरी प्रोड्यूसर, वेट, दिस इज प्राइमरी प्रोड्यूसर, जैसे फाइटोप्लैंक्टन, इसका वेट काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू जो सबसे बड़ी बड़ी फिश होती होंगे, राइट। यहाँ पे हमने जो ग्रासलैंड और फॉरेस्ट में देखा, उसमें क्या हो रहा था, जो प्लांट्स एंड ट्रीज हैं, इनका वेट, इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा था एज कम्पेयर टू जो हमारे टॉप प्रेडेटर्स है, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, राइट। तो ये आपको शेप याद रखनी है। यूपीपीसीएस क्या बोलेगा, पॉन्ड इकोसिस्टम में इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड होता है, करेक्ट, ट्रू। ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट में अपराइट पिरामिड होता है, करेक्ट, ट्रू। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, रिवर्स एंड इन्वर्टेड हमें एक जगह पे और मिलता है, दैट इज मरीन इकोसिस्टम, मतलब हमें ओशंस में भी यही चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। ओशन में भी क्या होता है ना, आप सोचो वेल है भाई, वेल का कितना वेट होता है, बायोमास के पर्सपेक्टिव में देखो तो कितना वेट होता है। और फाइटोप्लैंक्टन्स तो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, आप आंखों से उनको देख भी नहीं सकते। तो ये जो हमारे पिरामिड्स हैं, ये उल्टे हो जाते हैं, कौन से केस में, मरीन इकोसिस्टम में, ठीक है। देन कम्स द कंसेप्ट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं इसको, बायोमैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल मतलब कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड होगा, कुछ प्लांट्स एंड एनिमल से रिलेटेड होगा, राइट।
मैग्नीफिकेशन मतलब कोई चीज़ मैग्नीफाई होना, कोई चीज़ बढ़ना। मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी चीज़ को देखते हो तो वो चीज़ बड़ी दिखती है, राइट, मतलब कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब आप एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में जाते हो तो जो गंदी चीज़ें होती हैं, जो गंदा मतलब हजार्डस केमिकल्स होते हैं, उनकी मात्रा बढ़ती जाती है। आई एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल। मान के चलो ये एक खेत है, ठीक है। इस खेत में क्या है, ट्रीज मतलब पौधे लगे हुए हैं छोटे छोटे, या छोटे छोटे घास लगी हुई है, ठीक है। हर घास में मान के चलो 10 मिलीग्राम इसमें डीडीटी है। व्हाट इज डीडीटी? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये एक इंसेक्टिसाइड है, ठीक है। ये क्या करता है, हार्मफुल इंसेक्ट्स को मारता है, बट ये बहुत गंदा केमिकल है, ये आपकी बॉडी को खराब करता है, ठीक है। अब हर घास ने वो पानी एब्जॉर्ब किया तो घास के अंदर क्या हुआ, 10 मिलीग्राम्स ऑफ डीडीटी चला गया, ठीक है। अब मान के चलो आपका जो खेत है, उस खेत में हाइपोथेटिकल इमेजिन कोई डियर घुस जाता है, ठीक है। डियर क्या करेगा, डियर क्या एक घास खाएगा, डियर 10 या उससे ज़्यादा घास खाएगा। तो डियर के अंदर कितना डीडीटी चला गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 100 मिलीग्राम चला गया, ठीक है। अब डियर को किसने खाया, लायन ने खाया, है ना। लायन ने मान के चलो 10 डियर खाए होंगे एक हफ्ते में, है ना। तो लायन के पेट में कितना डीडीटी चला गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। क्या आपको हर एक ट्रॉपिकल लेवल इंक्रीज होते हुए क्या केमिकल इंक्रीज होता हुआ नहीं दिख रहा? डेफिनेटली दिख रहा है। पहले 10 मिलीग्राम था एक घास में, 10 मिलीग्राम हमारा डीडीटी था। दूसरे जो डियर ने उसको खाया तो उसके पेट में कितना चला गया, उसने 10 घास खाई, उसके पेट में चला गया 100 मिलीग्राम। लायन के पेट में कितना चला गया, 1000 मिलीग्राम। तो जब ये घास मर जाएगी तो घास एनवायरनमेंट में कितना केमिकल छोड़ेगी, 10 मिलीग्राम ऑफ डीडीटी। डियर के पेट में से आपको कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। लायन से कितना मिलेगा, 1000। मतलब हर इंक्रीजिंग ट्रॉपिकल लेवल पे जो टॉक्सिन्स है वो इंक्रीज होते रहते हैं। इसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। कभी भी कोई हार्मफुल केमिकल अगर हमारे एनवायरनमेंट में घुस गया, ज़मीन के पानी में घुस गया, मिट्टी में घुस गया, प्लांट्स में घुस गया, तो हमारे पेट में भी मिलेगा, ठीक है। इनफैक्ट पंजाब में हमें एक जगह पे देखने को मिला था कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है जो मदर अपने बेबी को देती हैं, उसमें भी हमें हार्मफुल केमिकल्स देखने को मिले थे, मर्करी जैसे, ठीक है। इनफैक्ट जो बच्चे बॉर्न हुए थे जिन्होंने अभी तक दुनिया में कदम नहीं रखा, उनकी बॉडी में भी हमें हार्मफुल मर्करी एंड लेड के कॉम्पोनेंट देखने को मिले थे। मतलब ये कितना हमारी बायो सिस्टम में घुस जाता है, ठीक है। It is also called as biological magnification या biomagnification, the increase of concentration of toxic substance at the successive tropical level. Common example क्या है इसका, mercury and DDT। अच्छा DDT क्या होता है, यूपीपीसीएस पूछ चुका है। It is a non biodegradable insecticide। non biodegradable मतलब ये कभी डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, और ये इंसेक्टिसाइड है that accumulate in biological tissue as an insecticide, ठीक है। Now we will understand the stages of ecological succession। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह पे इकोसिस्टम किस तरह से डेवलप हो रहा है, किस तरह से वहाँ की जो इकोलॉजी है वो डेवलप हो रही है, ठीक है। तो उसको ऐसे इमेजिन करके चलो, मान लो आपके पास कोई खेत है, ठीक है। उस खेत में कुछ भी नहीं उग रखा है, बंजर ज़मीन है। उसके बाद हमने क्या किया, उसमें थोड़े बीज डाले, फिर हम उसमें पानी डालते हैं रेगुलरली, है ना। जब बारिश आती है उसके बाद क्या होता है, उसमें छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो होते हैं। अब वो प्लांट्स ग्रो करके एक दिन ट्री बन जाएंगे, है ना। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ट्री इतने बड़े ट्री हो जाएंगे कि आपको उसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बोल सकते हो कि आपके जो खेत जो था, जो बंजर था, अब उसमें इतने पेड़ ग्रो हो गए कि वो स्टेबलाइज हो गए, ठीक है। अब इसमें जो क्रोनोलॉजी है ना, ये मैं आपको समझाती हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि अगर यूपीपीसीएस ने आपसे पूछा कि इसको आप क्रोनोलॉजी वाइज लगाओ तो आप उसको लगा पाओ। तो न्यूडेशन का मतलब क्या होता है, न्यूड मतलब कोई चीज़ वहाँ पे नहीं है, राइट। सो एक खेत है, वहाँ पे कोई एक एरिया है, वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई प्लांट नहीं है, कोई एनिमल नहीं है, वी विल कॉल इट न्यूडेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन मतलब कोई बर्ड या हवा वहाँ पे कोई सीड्स लेकर के आएगी, कोई स्पोर्ट्स लेकर के आएगी, जहाँ से थोड़ा थोड़ा चीज़ें ग्रो होना शुरू होंगी, राइट। दैट इज नोन एज माइग्रेशन। मतलब कोई सीड वहाँ पे आ गई, अब क्या होगा, बारिश आएगी, वो सीड ग्रो करेगी, है ना, और फिर वो सीड ग्रो करके क्या बन जाएगा, प्लांट बन जाएगा। प्लांट से क्या बनेगा, ट्री बनेगा, और फिर वो ट्री क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करके और ट्रीज बनाएगा, है ना। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, जिसमें कोई चीज़ ग्रो करती है एंड रिप्रोड्यूस करती है, उसको बोलते हैं हम एसएसएस, ठीक है। अब क्या होगा, बहुत सारे ट्री हो गए, डेफिनेटली इकोसिस्टम चेंज होगा, जो सॉइल का मॉइस्चर है वो चेंज होगा, आसपास जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो चेंज होंगे, राइट। एंड देन अल्टीमेटली एक दिन पेड़ इतने बड़े हो जाएंगे कि आपको उसमें कोई पानी वानी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ट्री अपने आप सर्वाइव कर जाएंगे, राइट। सो दैट इज स्टेबलाइजेशन। मतलब एक इकोसिस्टम स्टेबलाइज हो गया है, अब ये टेम्परेचर चेंज या वाटर अवेलेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। दिस क्रोनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। पहले न्यूडेशन, कुछ भी नहीं था, फिर माइग्रेशन हुआ, सीड्स आई, एसएसएस मतलब रिप्रोडक्शन हुआ, ग्रोथ हुई, फिर उसने रिएक्ट किया विद द इकोसिस्टम, है ना, एंड अल्टीमेटली स्टेबलाइजेशन,
ठीक है। देन कम बायो जियोकेमिकल साइकिल। बायो जियोकेमिकल साइकिल में क्या होता है, कोई भी कॉम्पोनेंट होता है, कोई भी एलिमेंट होता है ना, वो रिसाइकल होता है बार बार, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, क्या हमारे पास ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाएगी? नहीं, हम ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स ऑक्सीजन में चेंज कर लेते हैं। तो क्या कभी ऑक्सीजन खत्म होती है? नहीं, एक साइकिल है ना, वो चेंज होती रहती है। सेम इज विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रेट बनते हैं, नाइट्रेट बनते हैं, फिर वो वापस से फ्री नाइट्रोजन में चेंज हो जाते हैं, राइट। इसको तो बोलते हैं गैसियस, मतलब गैस थी। कुछ होते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री मतलब इसके साइकिल बहुत ध्यान से समझना। कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, है ना, सल्फर हो गया, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस हो गया, ये ना पत्थर से जनरेट होता है। मतलब एक मान के चलो पत्थर है, इस पत्थर में कैल्शियम है, ठीक है। जब इसका इरोजन होगा ना, तो ये इरोजन होकर के सॉइल में मिक्स हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। अब क्या होता है, इसको प्लांट एब्जॉर्ब करेगा अपने लिए एंड एवरीथिंग, राइट। अब ये जो रॉक है ना, इसका इरोजन होगा। इरोजन कैसे होगा, पानी आया, बारिश आई, फिर ये जो पानी है वो मिलकर के कहाँ पे चला गया, रिवर में चला गया, और जितना भी कैल्शियम था ना वो सबका सब रिवर से होते हुए ओशन में वापस से चला जाएगा, ठीक है। अब ओशन में क्या होगा ना, कैल्शियम आया और ये कैल्शियम इकट्ठा होता गया, अल्टीमेटली ये क्या करेगा, रॉक बना देगा। अब जब ओशन चेंज होगा, ये रॉक एक दिन वापस से बाहर आ जाएगी, पानी में भी चेंज हो गया, है ना, पानी का लेवल गिर गया। फिर क्या होगा, अगेन इस रॉक का डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा, इस रॉक का ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा, एंड ये रॉक आपस के एनवायरमेंट में वापस से कैल्शियम को छोड़ देगी। अब ये जो साइकिल होती है ना, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स की होती है, तो बहुत लंबी साइकिल होती है। जो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की साइकिल है वो कंटिन्यूस हो रही है ना। तो ये सेडिमेंट है, मतलब इसमें रॉक्स आर इंपॉर्टेंट। तो अगर आपसे यूपीपीसीएस पूछे इसका एग्जाम्पल किया तो आप एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें इकोसिस्टम के बारे में। ओशनिक इकोसिस्टम क्या है, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है, समझ गए। सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है, ओशनिक इकोसिस्टम है, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रासलैंड्स के, ट्रीज डू नॉट रिप्लेस ग्रासेस ड्यू टू वाटर लिमिटेशन एंड फायर। तो एक बात समझना कि जो ग्रासलैंड्स होते हैं ना, ठीक है, ग्रासलैंड्स में ट्री इसलिए नहीं आ पाता, एक तो वहाँ पे फॉरेस्ट फायर बहुत होता है, जैसे ही पेड़ वेड़ उगेंगे तुरंत आग वाग लग जाती है वहाँ पे, एंड उसकी वजह से पेड़ ग्रो नहीं हो पाते। दूसरा, पानी इतना कम होता है कि एक ट्री नहीं बन पाएगा, वो इकोलॉजिकल सक्सेशन कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज सीयर, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज, है ना, सक्सीडिंग वन टू अनदर इन एन एरिया, है ना, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी ने सक्सीड किया, उसको हम बोलते हैं सीयर। लेंटिक इकोसिस्टम क्या होता है, लेंटिक एंड लोटेक, दे बोथ आर एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। लेंटिक मतलब जो चीज़ स्टेबल है, जो पानी मूव नहीं कर रहा, जैसे लेक हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, स्वैम्प हो गए, मार्शेस हो गए। तो इसमें क्या है, दलदल हो गए, है ना, दलदल, लेक्स, पॉन्ड जो होते हैं, इसमें पानी एक ही जगह पे रुका हुआ है ना, तो इसको बोलेंगे स्टैटिक। स्टैटिक मतलब एक जगह पे रुका हुआ है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, लेंटिक इकोसिस्टम। लोटिक मतलब जो मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है मतलब जैसे रिवर्स हो गई, है ना, वाटरफॉल हो गया, ये किसका एग्जाम्पल है, लोटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, राइट। तो यूपीएससी यूपीपीसीएस क्या करेगा, आपसे 4 ऑप्शन देगा, है ना, पॉन्ड्स, लेक, स्वैम्प एंड रिवर, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोटेक, समझ गए। देन पाइक्नोक्लाइन मतलब क्या है, डेंसिटी ग्रेडियंट इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक सडन एरिया वहाँ जहाँ से एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो एक्वेटिक सिस्टम के जो बायोडाइवर्सिटी है वो सडनली चेंज हो जाती है, ठीक है, डेंसिटी। हेलोक्लाइन क्या होता है, एक एरिया क्लाइन होता है जहाँ पे हम देखेंगे सडनली जो सॉल्ट है वो चेंज होता है। थर्मोक्लाइन में क्या होता है, एक एरिया होता है, एक लाइन होती है इन दी ओशन जहाँ पे सडनली हमारा टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। नाउ एंथ्रोपोजेनिक बायोम, अभी हमने देखा क्या था, क्रॉपलैंड। क्रॉपलैंड मतलब हमारा फार्म, राइट। देन कम्स इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, बेसिकली कोई इकोसिस्टम है वो कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन कर रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान के चलो आपके सामने 2 इकोसिस्टम है, एक है ग्रासलैंड और एक है डेजर्ट, ठीक है। या चलो ग्रासलैंड रहता है, एक है डेजर्ट, ठीक है, और एक है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। मैं आपसे पूछती हूँ, डेजर्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में किस में ज़्यादा ट्रीज होंगे? आप बोलोगे डेजर्ट में तो एक भी नहीं है, छोटे मोटे कैक्टस होंगे। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बोलोगे यहाँ तो बहुत बड़े बड़े ट्रीज भी हैं, यहाँ बुशेस भी हैं, यहाँ पे हमें बेसिकली छोटे छोटे प्लांट्स, श्रब्स भी मिल जाएंगे, है ना, हमें क्रीपर्स भी मिल जाएंगे। फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इसमें से कितने एनिमल्स हैं? तो आप बोलोगे डेजर्ट में तो बहुत कम एनिमल्स हैं, मे बी कैमल मिल जाएगा आपको, यहाँ पे स्नेक्स मिल जाएंगे, लिजर्ड्स मिल जाएंगी। बट ट्रॉपिकल में क्या होगा, ट्रॉपिकल में आपको बहुत सारे एनिमल्स मिलेंगे, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे ज़्यादा होती है, जहाँ पे ज़्यादा मास में ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा स्पीशीज़ है, उसको बोलोगे कि यहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। तो जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है वहाँ की प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, समझ गए। सो इसमें क्रोनोलॉजी बस याद रख लेना, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसमें होती है, मैंग्रोव, देन ग्रासलैंड, देन लेक्स, देन ओशन। ये क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ये आपको रटनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब जो ऑटोट्रॉफिक है, मतलब पेड़ पौधे को कितनी प्रोडक्टिविटी है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब जो हेटरोट्रॉफ है, मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, ठीक है। देन इकोसिस्टम जोन, इको सेंसिटिव जोन क्या होता है,
इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कुछ एरिया, जैसे ये प्रोटेक्टेड एरिया है तो इसके आसपास का कुछ एरिया होता है जहाँ पे ना एक्टिविटीज़ हमारी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड होती है बट प्रोहिबिटेड नहीं होती, रेगुलेटेड होती है बट प्रोहिबिटेड नहीं होती। तो पहली बात, इको सेंसिटिव जोन कौन से एक्ट के तहत है? क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है? नहीं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है। कौन सा ईयर? 1986। दूसरा, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें रेगुलेटेड है। से फॉर एग्जाम्पल एक सर्टेन अमाउंट ज़्यादा व्हीकल्स नहीं जा सकते, है ना। आप कुछ कुछ एक्टिविटी कर सकते हो, कुछ कुछ नहीं कर सकते। मतलब मान के चलो यहाँ पे आप न्यूक्लियर प्लांट नहीं लगा सकते, है ना। आप यहाँ पे क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो? ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रोहिबिटेड नहीं है, ये नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हो, है ना। यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स आपको यूज़ करना प्रोहिबिटेड होगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हर चीज़ प्रोहिबिटेड नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें प्रोहिबिटेड है। दैट इज नोन एज इको सेंसिटिव जोन। आपसे पूछेंगे कौन से एक्ट में? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। अब आता है हमारा वन लाइनर, ठीक है। इसमें आधी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, उन पर हम उतना फोकस नहीं करेंगे। बाकी जो भी चीज़ें उनको बस हम एक बार रीड कर लेते हैं, जो भी हमने पढ़ा है उसका आपका रिविजन भी हो जाएगा। इकोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। आपके आसपास जो भी एनवायरमेंट है उसकी स्टडी, उनके बीच का रिलेशन, ऑर्गेनिज्म बायोटेक एंड एबायोटेक चीज़ के बीच का जो रिलेशन है, दैट इज इकोलॉजी। क्या इकोसिस्टम एक क्लोज सिस्टम है? नो इट इज नॉट, वी ऑलरेडी रेड दैट, राइट। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है? इट्स अ फील्ड। तो देखो जितने भी वन लाइनर है ना, दे आर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। हैबिटेट क्या होता है? जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है, एक्चुअल प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, ठीक है। लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा हमारा? मरीन इकोसिस्टम, इजी। अर्थ पे 70% वाटर है, राइट। तो क्या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा है? नहीं, मरीन इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस इज मेंटेन बाय एफॉरेस्टेशन, रेन वाटर मैनेजमेंट एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब क्या है? कि भाई आप एक पॉपुलेशन को बिल्कुल मार ना दो, सारे पेड़ वेड़ मत काट दो, है ना। जो हमारी बायोडाइवर्सिटी उसको प्रोटेक्ट करके रखो। ये कैसे होगा? जब आप पेड़ों को उगाओगे, रेन वाटर को सेव करोगे, है ना, वाटर को ओवर यूटिलाइज नहीं करोगे, एंड जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनको प्रोटेक्ट करके रखोगे, ठीक है। सबसे बड़ा मेन कॉज क्या है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का इंडिया में? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, जंगलों को काटना, ठीक है। और क्या रीजन है? लुम्बरिंग। लुम्बरिंग मतलब जब हम पेड़ों को काटते हैं लकड़ी निकालने के लिए, दैट इज लुम्बरिंग। वो भी सबसे बड़ा चीज़ है। हाईएस्ट ट्रॉपिकल लेवल पे कौन आता है? ओमनीवोरस, जो हर्बी मतलब बेसिकली एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं। प्राइमरी एनर्जी सोर्स क्या था? हमने देखा था सोलर एनर्जी। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? दे आर फंजाई एंड बैक्टीरिया, दे आर नॉट वायरस। याद रखना, डिकम्पोजर्स में फंगस एंड बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया था मैंने, वायरस का नहीं दिया था। मैन एक फूड चेन में क्या है? वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों है, प्लांट्स को भी खाता है, एनिमल्स को भी खाता है, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर जब हम देख रहे थे मरीन इकोसिस्टम में तो कौन था? फाइटोप्लैंक्टन थे, ठीक है। इकोसिस्टम फैक्ट, प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर, ये हमने ऑलरेडी देखा था, राइट। रिजर्व बायोमास कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? पॉन्ड सिस्टम में, है ना। रिवर्स मतलब कि उल्टा ऐसा, है ना, रिवर्स मतलब इन्वर्टेड। कहाँ पे? पॉन्ड में, मरीन में, ठीक है। हाईएस्ट डीडीटी कॉन्सेंट्रेशन में कहाँ देखने को मिला? स्नेक में। क्यों देखने को मिला? क्योंकि ट्रॉपिकल लेवल सबसे ऊपर है, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन ट्रॉपिकल लेवल डिक्रीजेस एज यू जस्ट डिस्कस। सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है? मरीन या फिर ओशन, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक बायो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्रॉपलैंड फील्ड को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है। दिस वी हैव ऑलरेडी डन। देखो इकोलॉजी एल कहाँ से आएगा? अर्नेस्ट हैक्कल, ठीक है। देन इकोसिस्टम टी आ रहा है, टी से ट्रांसले, ठीक है। 10% लॉ, 10% ऑफ किस पे था? रेमंड्स पे, ठीक है। नाउ इकोलॉजिकल नीश, ये एग्जाम्पल किसने दिया? जोसेफ ग्रेनल ने। नीश का मतलब क्या होता है? आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे आपका क्या, आप हो कौन, दैट इज नीश। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, ठीक है। आपका घर है, आपके घर में जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं वो ज़्यादातर आपकी मम्मी लेती हैं, राइट। और फाइनेंसेस से रिलेटेड, ठीक है। या फिर कोई ऐसे कुछ डिसीजंस होते हैं जो आपके फादर भी लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल कि कोई कंस्ट्रक्शन होना है या कोई स्पेसिफिक कार लेना है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, ठीक है। आपका तो मम्मी का नीच क्या हो गया? फाइनेंसेस। पापा का नीच क्या हो गया? डिसीजन मेकिंग, ठीक है। आपका नीच क्या है? पानी की बोतल भर के रखना। तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर नीच, आपका नीच है पानी की बोतल भर के रखना, ठीक है। सो व्हाट इज योर रोल इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज इकोलॉजिकल नीच, ठीक है। इसको कैसे रखेंगे? जोसेफ ग्रेनल, एन आ गया, नीच नेल, ठीक है। डीप इकोलॉजी किसने दिया था? आर ने, नाइस ने, ठीक। थोड़ा सा रखना पड़ेगा बट इसको हम याद कर लेंगे। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन क्या होता है? इट वॉज फर्स्ट यूज बाय बर्नेट, ठीक है। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मतलब एक इको डाइवर्सिटी को हम चेंज होते जब देखते हैं। बायोटेक पोटेंशियल का मतलब क्या था? एक ऑर्गेनिज्म कितना रिप्रोड्यूस कर सकता है, डिनोटेड बाय आर, ठीक है। सीर क्या है? इट इज द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी कौन सी, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को सक्सीड कर रही है ना। ये सब हम कर चुके हैं, इसमें हम इतना डेप्थ पे नहीं जाना है। देन यूकलिप्टस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना अच्छे से। यूकलिप्टस क्या है? इसको एनवायरमेंटल ईविल बोलते हैं। ये एक ट्री है जो सारा का सारा पानी खा जाता है, आसपास अपने और ट्रीज को ग्रो नहीं होने देता।
अंडरग्राउंड वाटर का लेवल गिरा देता है, तो इट इज नोन एज एनवायरमेंटल ईवल, ठीक है। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन एक ट्रांजिशनल एरिया हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको समझना बहुत ध्यान से। मान के चलो ये एक लेक है, ठीक है, और ये लैंड है, तो ये क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। ये क्या है? हमारा लेंटिक इकोसिस्टम है, मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम है। क्या यहाँ पे जो पेड़ मिलते हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, है ना। क्या यहाँ जो पेड़ पौधे या एनिमल्स मिलते हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इन दोनों के बीच का एक ट्रांजिशन जोन होगा, राइट। यहाँ पे आपको कुछ अलग ही स्पीशीज मिलेंगे। यहाँ पे आपको कुछ बर्ड्स मिलेंगे जिनके बड़े बड़े पैर होते हैं, जैसे फ्लेमिंगोज मिलेंगी। कुछ शैलो वाटर वाले आपको फ्रॉग्स मिलेंगे, फिश मिलेंगे। कुछ बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ लोटस मिलेंगे, कुछ बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स मिलेंगे आपको। क्या ये प्लांट आपको यहाँ मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्या ये प्लांट आपको इसमें लैंड पे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो एक ट्रांजिशन जोन, दो बड़ी इकोसिस्टम के बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है, इसको हम बोलते हैं इकोटोन। और यहाँ पे जो हमें कम्युनिटी मिलती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, ठीक है। नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो सब पे। चिपको मूवमेंट कब आया था? 1973 में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश कैसे करेंगे? चिपको मूवमेंट को हम साइड में रखते हैं, फॉर अ वाइल इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। अगर हमने सबसे पहले रियलाइज किया कि यार हमें ना वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, एनिमल एंड प्लांट में हम सबसे पहले एनिमल को प्रोटेक्ट करेंगे। क्यों? एनिमल से क्या है ना, देखो एक डॉग अगर परेशान है तो वो रोएगा, हमें पता चल जाएगा। प्लांट परेशान है तो पता नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले हम प्लांट एंड एनिमल में एक हमें अंदर से आएगा, यार अगर एक इंसान पेड़ को काट रहा है और एक इंसान डॉग को मार रहा है, तो हमें अंदर से लगेगा यार पहले डॉग को बचा लेते हैं, राइट। सबसे पहले हमने वाइल्ड लाइफ को बचाया, ठीक है। उसके बाद हमने किसको बचाया? फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट को बचा लिया, ठीक है। बट आपने उनको बचा लिया, बट अगर आपने एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट नहीं किया ना तो उसका कोई मतलब नहीं है, समझ गए। अगर बहुत पोल्यूशन है, खाना उनको मिल नहीं रहा है, पेड़ उनके पास है नहीं रहने के लिए, जगह है नहीं उनके पास रहने के लिए, तो उनको बचा करके कुछ आप कर नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आप किसको बचाओगे? वाइल्ड लाइफ को, फिर आप बचाओगे फॉरेस्ट को, उसके बाद किसको बचाओगे? एनवायरनमेंट को। तो ये तीनों की क्रोनोलॉजी याद हो गई। सबसे पहले क्या आएगा? वाइल्ड लाइफ, देन फॉरेस्ट, देन एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है फॉरेस्ट राइट एक्ट। अब आप बोलोगे मैम फॉरेस्ट राइट एक्ट बाद में क्यों है? देखो, फॉरेस्ट राइट एक्ट ह्यूमन बींग्स के फॉरेस्ट राइट के बारे में है। तो सबसे पहले हम वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे, फॉरेस्ट की बात करेंगे, एनवायरनमेंट की बात करेंगे, तब अपनी बात करेंगे, है ना। हम यहाँ पे सेल्फलेस हो रहे हैं। तो क्रोनोलॉजी अगर आए तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, फिर फॉरेस्ट, फिर एनवायरनमेंट एंड देन फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यूनिट कौन निकालता है? ये ग्लोबल हेक्टेयर पे निकलती है, ठीक है। मतलब एक इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मतलब हमारे कितना हम बोल सकते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट है ना, या फिर इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हमारा कितना फुटप्रिंट है ना। देन इकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ कार्बन, लॉन्ग टर्म डैमेज कॉज बाय 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड इन अ गिवन ईयर। तो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन को हम कैसे नापते हैं कि कितना ज़्यादा डैमेज हो रहा है अगर हम 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करते हैं। जैसे ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हो रहा है, उसकी वजह से माइग्रेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा है। तो कितना डैमेज हो रहा है भाई 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? 3 इकोसिस्टम का मेल, दैट इज लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, है ना, और हमारा एटमॉस्फेयर। इन तीनों को मिला करके जो हमारा पूरा बायोडाइवर्सिटी बनती है, दैट इज बायोस्फेयर, ठीक है ना। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमने ऑलरेडी देखा पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, देन हमारा लैंडस्केप, वी ऑलरेडी सॉ दैट, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, हमने बहुत चीज़ देख लिया है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम में डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी कैसे रखनी है? सबसे पहले मैंग्रोव्स, देन ग्रासलैंड्स, देन लेक, देन ओशन, ठीक है। देन करेक्ट फूड चेन, डायटम्स, क्रस्टेशियंस एंड हेरिंग्स, ये हमारा एक्वेटिक में आ रहा है। डायटम्स मतलब ये एल्गी, समझ गए। आगे चलते हैं। व्हाट इज बायोनॉमिक्स, है ना। इट इज सिनोनिमस विद इकोलॉजी, इट स्ट्रेसेस ऑन द वैल्यू ऑफ नेचुरल सिस्टम विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली इट इज काइंड ऑफ स्टडी ऑफ इकोलॉजी ओनली, ठीक है। मरीन अपवेलिंग जोन्स ब्रिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस, इंक्रीजिंग मरीन प्रोडक्टिविटी। अपवेलिंग जोन क्या होता है? कोल्ड करंट होता है। जैसे ये ओशन है, मान लो, ठीक है, ये पूरा ओशन है, यहाँ पे थोड़ा वार्म वाटर है, नीचे से कोल्ड करंट ऊपर आएगा, ठीक है। तो कोल्ड करंट क्या होता है? नीचे से न्यूट्रिएंट्स को ऊपर लेकर के आता है। ये न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइटोप्लैंक्टन के लिए, ठीक है। जब फाइटोप्लैंक्टन की पॉपुलेशन बढ़ेगी तभी तो हमारी फिश की पॉपुलेशन बढ़ेगी, फिश की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारी और बड़ी वाली फिश की पॉपुलेशन बढ़ेगी, राइट। उसकी वजह से हमारा पूरा मरीन इकोसिस्टम थ्राइव करेगा। तो जो अपवेलिंग जोन्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो मरीन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ग्रासलैंड पे वी ऑलरेडी सी ट्रीज नहीं होते उसमें, क्यों? वाटर कम होता है एंड फायर की वजह से। कोरल रीफ क्या होता है? ज़्यादातर हमें ट्रॉपिकल वाटर्स में देखने को मिलेंगे। इस दुनिया के 1/3 ऑफ कोरल रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। कोरल रीफ्स क्या होते हैं? पॉलिप्स होते हैं,
है ना, इस तरह से कैल्शियम के बने हुए पॉलिप्स होते हैं और इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इनके अंदर आता है जूजेंथली। व्हाट इज जूजेंथली? इट इज अ टाइप ऑफ एल्गी। इस एल्गी का सर्टेन कलर होता है, ठीक है। कोरल्स के बारे में एक चीज़ और आपको बता दूं, कोरल्स एक सर्टेन टेम्परेचर और सनलाइट में ही जिंदा रह सकते हैं। ज़रा सा आपने टेम्परेचर चेंज किया, ज़रा सी आपने सनलाइट हटाई, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो राइजिंग वाटर लेवल है ना, उसकी वजह से ये लोग मर रहे हैं। जो पॉल्यूशन हम इंक्रीज कर रहे हैं उसकी वजह से ये मर रहे हैं, कोरल रीफ्स मर रहे हैं, ठीक है। डीडीटी क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड, ठीक है। फॉस्फोरस साइकिल क्या है? रॉक्स की वजह से होती है, हमने देखा, राइट। व्हाट इज सपोर्टिंग सर्विस? न्यूट्रिएंट साइकिल, क्रॉप एंड क्रॉप पॉलिनेशन। सपोर्टिंग सर्विस मतलब इकोसिस्टम की किसी चीज़ से अगर हमें सपोर्ट मिलता है, किसी चीज़ का सपोर्ट मिलता है ना, कोई चीज़ कोई प्रोसेस को सपोर्ट हो रहा है, दैट इज सपोर्टिंग सर्विस। अब जैसे न्यूट्रिएंट साइकिल है, क्रॉप पॉलिनेशन है, तो इस ये सपोर्टिंग हो गया ना। आप इकोसिस्टम को सपोर्ट करो ना न्यूट्रिएंट साइकिल से, जो अपवेलिंग हो रही थी, क्रॉप पॉलिनेशन से क्या हो रहा है? सपोर्ट मिल रहा है ना, राइट। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन कहाँ पे थे? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में थे। इसमें प्रोहिबिट नहीं करते, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ओशन आउटफ्लो क्या होता है? वार्म न्यूट्रिएंट पुअर वाटर इज रिप्लेस बाय कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर ड्यू टू विंड्स, ठीक है। जो वार्म है वाटर है, जिसमें बहुत न्यूट्रिएंट नहीं है, उसको रिप्लेस किसने कर दिया? कोल्ड वाटर ने, ठीक है। इकोलॉजी किसने टर्म किया था? अर्नेस्ट हैकल ने, भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देन इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, है ना, ये क्या है? मोटो ऑफ चिपको मूवमेंट, राइट। बायोमैग्निफिकेशन हमने ऑलरेडी कर लिया, 10% लॉ भी हमने कर लिया, कैरिंग कैपेसिटी हमने कर लिया। हर्बीवोरस एसिमिलेट ओनली 10% ऑफ ग्रॉस प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसर्स, ये भी हम कर चुके हैं। 10% लॉ क्या बोलता है? एवरी अदर ट्रॉपिकल लेवल पे केवल 10% ऑफ न्यूट्रिएंट्स ही जाते हैं। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की हम देख चुके हैं, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड देन लैंडस्केप, ठीक है। ये भी देख चुके हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे मेंटेन होता है, एफॉरेस्टेशन से, रेन वाटर मैनेजमेंट से एंड बायोस्फीयर रिजर्व से। किससे मिसमैनेजमेंट हो रहा है इसका? किससे हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन। और देखो इतनी सी देर में हमने पूरा का पूरा 2-3 बार रिवाइज भी कर लिया। मैंने कितनी सारी चीज़ें 2-2 बार रिवाइज करी है, राइट। सो व्हाट आई विल से, जस्ट कमेंट डाउन बिलो कब आपका ये पूरा वीडियो खत्म हुआ है ना। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन, कोई और टॉपिक आपको कवर करना है एनवायरमेंट का, डू लेट मी नो, कमेंट डाउन बिलो, एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करवा दूंगी। सो अगेन ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।